क्या कोई विचार, सिर्फ एक आइडिया, किसी को हत्यारा बना सकता है? फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का मशहूर नॉवेल डीमंस इसी भयानक सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि कैसे अच्छे इरादों से शुरू हुआ सफर भी पूरे समाज को तबाह कर सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक मामूली सा लगने वाला विचार किसी के दिमाग पर इस तरह कब्जा कर लेता है कि वो किसी की जान लेने तक पहुंच जाता है। डीमंस हमें इसी खतरनाक सफर पर ले जाता है और यकीन मानिए इसका जवाब बहुत चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक असली कत्ल की, जिसने इस नॉवेल को लिखने की वजह दी। फिर समझेंगे कि कैसे विचार ही डीमंस यानी शैतान बन जाते हैं। हम उस कहानी के खोखले सेंटर की बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे आज़ादी का सपना तानाशाही में बदल जाता है, और आखिर में दोस्तोयेव्स्की की उस भविष्यवाणी को जानेंगे जो आज भी डरावनी लगती है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डीमंस पूरी तरह से कल्पना नहीं है। इसकी जड़ें एक असली दिल दहला देने वाली घटना में हैं, जिसने 19वीं सदी के रूस में तहलका मचा दिया था। साल था 1869। सरगई नेचायेव नाम का एक जवान क्रांतिकारी था। उसने अपने ही ग्रुप के एक साथी इवान इवानोव को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि इवानोव ने उसके तौर तरीकों पर सवाल उठा दिए थे। दोस्तोयेव्स्की के लिए ये कोई आम जुर्म नहीं था, नहीं, ये उस खतरनाक विचारधारा का नतीजा था जो धीरे धीरे पूरे रूस में जहर की तरह फैल रही। देखिए, ये टाइमलाइन रूस में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। 1840 के दशक में थे आदर्शवादी लोग, अच्छे इरादों वाले, वेस्टर्न आइडियाज से प्रभावित। लेकिन सिर्फ 20 साल के अंदर 1860 के दशक तक उनकी अगली पीढ़ी यानी शून्यवादी उन्हीं आइडियाज को तोड़ मड़ोड़कर एक विनाशकारी सोच में बदल चुकी थी, और नेचायेव की हत्या इसी सोच का सबसे भयानक सबूत थी। अच्छा, तो इस नोवेल का टाइटल डीमंस क्यों है? क्या इसमें सच में भूत प्रेत की कहानियां हैं? नहीं, दोस्तोयेव्स्की के लिए असली डीमंस कोई और नहीं बल्कि विचार थे। डीमंस का मतलब है वो खतरनाक आइडियाज, समाजवाद, शून्यवाद, नास्तिकता, जो वेस्ट से आकर रूस के नौजवानों के दिमाग पर हावी हो रहे थे। दोस्तोयेव्स्की के मुताबिक ये विचार किसी बुरी आत्मा की तरह इंसान की चेतना पर कब्जा कर लेते हैं और उसे उसकी जड़ों से, उसकी संस्कृति से दूर कर देते हैं। इस बात को ट्रांसलेटर रिचर्ड पेविया ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि ये डीमंस असल में वो तमाम इज़म्स या वाद थे जो एक फौज की तरह पश्चिम से आए थे, और इन सब की जड़ में सिर्फ एक चीज़ थी, नास्तिकता, यानी भगवान पर से यकीन का उठ जाना। दोस्तोयेव्स्की इस जनरेशन गैप को एक पिता और बेटे के रिश्ते से दिखाते हैं। पिता स्टेपान एक पुराने ख्यालों के आदर्शवादी हैं, जिनके विचार सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका बेटा प्योत्र उन्हीं विचारों को एक हिंसक और खतरनाक प्लान में बदल देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी के अच्छे लगने वाले विचार अगली पीढ़ी के लिए तबाही का हथियार बन सकते हैं। चलिए, अब नॉवल के सबसे रहस्यमयी और अहम किरदार की तरफ चलते हैं। एक ऐसा किरदार जिसके चारों तरफ ये सारी उथल-पुथल होती है। उसका नाम है निकोलाई स्तवरोगिन। स्तवरोगिन एक पहेली है। वो बहुत हैंडसम है, इंटेलिजेंट है और लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला है, एक नैतिक शून्य। उसके लिए सही और गलत के बीच कोई फर्क ही नहीं बचा, और यही खालीपन उसे बेहद आकर्षक और उतना ही खतरनाक बना देता है। उसका असर देखिए कितना अजीब है। वो एक ही वक्त पर एक इंसान को भगवान पर गहरा यकीन करने वाला बना सकता है, तो दूसरे को कट्टर नास्तिक। वो बुरे काम मजे के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है ताकि उसे अपने अंदर कुछ महसूस हो, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। उसकी पूरी जिंदगी बस अपनी बोरियत से लड़ने की एक कोशिश बनकर रह जाती है। नॉवेल का ही एक किरदार शातोव स्तवरोगिन के बारे में कहता है कि उसे दूसरों को नहीं बल्कि खुद की आत्मा को तकलीफ देने का जुनून है, और यही उसके किरदार का सच है, खुद को तबाह करने में एक अजीब सा सुकून ढूंढना। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये सब विचार जब एक पॉलिटिकल थियोरी का रूप लेते हैं तो क्या होता है। नॉवल में एक सिस्टम का जिक्र है जिसे शिगालेविज्म कहा जाता है, और ये बहुत ही डरावना है। तो होता यह है कि क्रांतिकारियों के ग्रुप का एक मेंबर है शिगालियोव। वो क्रांति के बाद दुनिया को चलाने का एक पूरा सिस्टम बनाता है। वो दावा करता है कि उसका सिस्टम पूरी तरह से लॉजिक पर आधारित है, लेकिन उसका जो नतीजा निकलता है वो किसी भी इंसान को कंपा कर रख देगा। ये शिगालियोव की सबसे मशहूर लाइन है,
वो कहता है, मैं असीमित आज़ादी से शुरू करता हूं और असीमित तानाशाही पर ख़त्म करता हूं। सोचिए ज़रा, पूरी आज़ादी का नतीजा पूरी तानाशाही। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो दिखाता है कि कैसे ऊंचे ऊंचे आदर्श एक भयानक हकीकत में बदल सकते। तो क्या है उसका प्लान? प्लान ये है कि आज़ादी के नाम पर 90% आबादी को बाकी बचे 10% लोगों का गुलाम बना दिया जाएगा। और समाज में सच्ची बराबरी लाने के लिए टैलेंट, आर्ट, कल्चर सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। एक ऐसा दुस्वप्न जिसकी शुरुआत आज़ादी के सुनहरे वादे से होती है। और इस धरती पर स्वर्ग को बनाने के लिए कितने लोगों को मारना पड़ेगा? शिगालियोव का हिसाब था करीब 10 करोड़। जी हाँ, ये नंबर रोंगटे खड़े कर देता है और ये दिखाता है कि कैसे कागज पर अच्छे लगने वाले विचार असल दुनिया में नरसंहार का रूप ले सकते हैं। लेकिन इस नॉवेल की सबसे खौफनाक बात ये नहीं है। सबसे खौफनाक बात यह है कि ये कहानी आगे चलकर एक भविष्यवाणी साबित हुई। दोस्तोयेव्स्की की मौत के कई दशक बाद जब रूस में क्रांति हुई, जब दुनिया ने स्टालिन और हिटलर जैसे तानाशाहों का राज देखा, तब लोगों ने डीमंस को दोबारा पढ़ा और वो हैरान रह गए। नॉवेल में लिखी काल्पनिक बातें अब असलियत बनती दिख रही थीं। अलेक्जेंडर सोल्जिनित्सिन जैसे बड़े लेखक ने कहा कि ये नॉवल सोवियत रूस की भविष्यवाणी थी। बोरिस पास्तरनाक ने तो स्टालिन के दौर को बताने के लिए शिगालिविज्म शब्द का ही इस्तेमाल किया। लोगों को प्योत्र विरखोवेंस्की जैसे किरदारों में असली दुनिया के क्रांतिकारियों और आतंकवादियों की झलक दिखाई दी। तो आखिर में डीमंस सिर्फ एक पॉलिटिकल नॉवल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी एक आध्यात्मिक चेतावनी है। ये हमें दिखाती है कि जब इंसानियत को भूलकर सिर्फ विचारों को पूजा जाता है, जब सही गलत का फर्क मिटा दिया जाता है, तो उसका अंत हमेशा हमेशा तबाही ही होता है। दोस्तोयेव्स्की ने अपने जमाने के डीमंस को पहचान लिया था। अब सवाल यह है कि आज की दुनिया में हमारे डीमंस कौन हैं? वो कौन से विचार हैं जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।